लेकिन क्वेश्चन बनाते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि डाइल्यूट है कि नहीं। सबसे बढ़िया पहला तरीका है, आ जाओ भैया बांगर। अच्छा तरीका क्या है ना, निगलेक्ट मत करो। मैं ये बोलता हूं क्यों निगलेक्ट करें, तुम समझ रहे हो ना कि निगलेक्ट करके हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन को सिंपल कर रहे हैं। निगलेक्ट करना कोई रूल वूल नहीं होता है ना। तो अगर मान लो हमको बहुत लफड़ा हो रहा है तो आंसर नहीं आ रहा है बिना निगलेक्ट किए हो, तो निगलेक्ट करके तो कम से कम ला सकते हैं ना, वैसे कंडीशन में। बट एक्सट्रीम कंडीशन है, निगलेक्ट फिगलेक्ट हम नहीं करते हैं, ध्यान रखना। इन केस ऑफ हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, अरे भैया रुको, अरे हाँ ये देखो, सॉल्यूट टर्म कान बी निगलेक्टेड। सॉलिड के टर्म को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, ये है, समझ लो जी। ऑनलाइन वाले कमेंट करो, सोए हुए हो या जाग गया। लो आ गया, आते ही आ गया। इसको खोल के ऐसे लिख सकते हैं, टीबी टी नॉट बी केबीएम, इसको लिखते हैं टी नॉट एफ। एकदम फार्मूला एकदम टिप्स पे होना चाहिए, उल्टा पुल्टा मत कर देना सब फालतू वाला काम। इसको लिख सकते हैं एन बाई वी आर टी, ये सब हम लोग बहुत पढ़े हैं अब तक। डब्ल्यू बाई एम वी आर टी, है ना, ये सब जब कर लो। तो ये सारी बातें हम किए थे, अब इसमें कुछ कुछ बातें मैं और आज नया नया तुमको ऐड करके बता देता हूँ। और उस क्वेश्चन का आंसर लिखे थे, देखो कोई ने लिखा है बाबू। ये कल हम दिया था 5-6 सवाल, 3 सवाल दिया था ना रे। अरे यार, थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं दिए थे, सेल वॉल क्या होता है ये सब है। तो ये देखो कोई लिखा नहीं है, जा जा लिख लेने का है। तुम लिखी है श्रुति तिवारी। अच्छा कल तू आई थी ना, अच्छा कल तुम एब्सेंट थी, हाँ। देख लेना कल का। लिख लेना, उसका आंसर तुम लोग को पता है, हमने बता दिया है वैसे। येलो नहीं है। और वो क्या है ना, बाहर आज तो धूप है ना, वो थोड़ा ज्यादा खिला हुआ है। येलो येलो है। अरे व्हाइट है। देखो तुमको मैं बताता हूँ, ये जो रूम का देखो कलर जो है ना, वो क्रीम कलर है, वो रिफ्लेक्शन के कारण तुमको ऐसा दिख रहा है। नहीं अरे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हाँ ये सही बोली, कौन सा कलर बोली, लेमन येलो ही बोल रही है, हाँ। येलो मतलब देखो तुम्हारा येलो है देखो इसका, है ना, वो येलो उसको बोलते हैं, है ना, लेमन येलो है। आए, तुम लोग को डाउट हो रहा है लगता है, ये लगता है चालू हो गया लफड़ा। नहीं चालू हुआ है। येलो जब रहेगा ना भैया, तो प्योर येलो रहेगा, है ना। फिर से लिख लेना, हमने पहली बार लिखाया नहीं, लिखे हो तो लिख लेना। सर ने बोला है डार्क येलो, है ना, ऊपर ऊपर वाला ना हल्दी जैसा। हल्दी ऐसा होता है क्या, महाराष्ट्र में तुम्हारे यहाँ हल्दी ऐसा होता है, फीका कलर का होता है, ये फीका कलर है। आए अच्छा, ओहो, हाँ दे तो ये लिख लो, इसको थोड़ा ध्यान रखो। कोई कमेंट नहीं कर रहा ऑनलाइन वाला, देखो ही लोग। मंथन बहिर कमेंट करो ना। लिख लिया ना, आए हो गया ना, लिख लो। हाँ लिखो हाँ। अरे छोटा कर देता हूँ, ऊपर नीचे करने से अच्छा है छोटा कर दो। चलो जी, अभी हम आगे के काम तुमको सिखाते हैं, देखो सुनो जरा। नाम, एक काम करते हैं यार को तो, टाइम बचाना है, कुछ करना पड़ेगा जिंदगी में। नॉर्मल,
बच्चों का क्या है ठीक, हाँ, क्या करेंगे ना। क्या करेंगे, आज बहुत लिखना है, ठीक है, हमारे पास यही हफ्ता बचा है, तो अब क्वेश्चन ज्यादा कराना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुछ लिखने वाला पोर्शन है ना, मैं तुमको पीडीएफ एक फॉर्म में दे रहा हूँ, ऑलरेडी लिखा हुआ है अच्छे से, मैं ही लिखा हूँ उसको, है ना। तो बहुत पिछले साल का शायद स्टूडेंट का कोई कॉपी का होगा। तो वो मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, तुम लोग छाप लेना, टाइम बचेगा, क्योंकि फिर क्वेश्चन नहीं करा पाते हैं ना तो दिक्कत होता है। आया लगता है, आया। पीडीएफ को खोल लो, अभी लिखना अभी बंद कर देना, सिर्फ बोर्ड पे एक्सप्लेनेशन सुनना, फिर सवाल करेंगे, लिख लेना खुद से उसको। देखना तो नहीं है, हाँ आया होगा, आएगा। खोलो उसको, नहीं है, है ना। क्या लिखा है अब? नॉर्मल पीडीएफ। ये पीडीएफ नहीं है, एब नॉर्मल पीडीएफ है। ओके, यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से आगे जो भी सारी चीजें हैं, ये अभी मैं नहीं लिखाऊंगा पूरा, ये सिर्फ तुम बोर्ड पे देखना ध्यान से, और टैब खोल लो, ठीक है, अच्छे से लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत, मैंने खुद लिखा है इसको, ठीक है। तो देखना ध्यान से, मैं सिर्फ समझाते जाता हूँ, तुम बोर्ड पे एक्सप्लेनेशन सुनना, ठीक है। लेकिन ये सब कॉपी पे लिखना पड़ेगा तुमको, है ना, समय बचाने के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि आज फिर तुम लोग का डिलीवरी है शायद, पता है ना। तो आज भी डिलीवरी 4 बजे हो जाएगा, तो समय, क्योंकि तुम लोग डाउट तो पूछ नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हारे पास समय रहेगा तो लिख लेना जा करके, हम पढ़ा देते हैं अभी। आओ जी, जरा ध्यान से सुनना, पहले बोर्ड पे एक्सप्लेनेशन सुनेंगे, फिर हम उधर देखेंगे। देखो, हम लोग अभी पढ़ के निकले हैं एक चैप्टर, उसका नाम था आयोनिक इक्विलिब्रियम, उसमें हम पढ़े थे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, याद है। तो देखो, अब क्या है ना कि कई प्रकार के कंपाउंड होते हैं, हमने चर्चा भी किया था, जैसे जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसकी एक खूबसूरती क्या होती है कि वो पानी में डालोगे ना तो ब्रेक डाउन करता है, केटायन और एनायन में, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिसको पानी में डालो वो टूटता नहीं है, जैसे कि तुमको एग्जांपल देता हूँ, चीनी। शुगर जो है ना, शुगर का फॉर्मूला किसी को याद है क्या? C12H22O11। लेकिन तुम देखे हो जब हम शुगर को पानी में घोलते हैं, तो कहीं ऐसा सुने हो कि C+H+ और वो सब माहिने बाहर निकल गया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब तुम NaCl को पानी में डालते हो ना, तो ब्रेक होता है कैसे? Na+Cl-। अगर MgSO4 को पानी में डालते हैं तो कैसे ब्रेक होता है? Mg2+SO4 2-। इसके पता ये चल रहा है ना कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसको पानी में डालने से ब्रेक करता है, केटायन और एनायन में, उसकी चर्चा हम किए थे, आयनिक इक्विलिब्रियम तो पूरा यही पढ़ना था, इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जिसको पानी में डालो तो टूटता नहीं है। अभी तक तो तुम टूटने वाला ही जीवन में सुने हो, ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में जो टूटते नहीं है, वो जुटते हैं। मैं तुमको एग्जांपल देता हूं, एसिटिक एसिड। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जब एसिटिक एसिड को बेंजीन के अंदर डाल देते हैं, यानी कि एक बीकर में बेंजीन भर लो और उस बेंजीन में एसिटिक एसिड को डालो ना, तो एसिटिक एसिड टूटता नहीं है, जूट जाता है। तुम लोग को जूटने का मतलब क्या होता है सर? एसिटिक एसिड अपने आप में कंबाइन होकर के दो बॉन्ड बनाता है। मैं तुमको फोटो से अगर समझाऊं ना तो ज्यादा अच्छा होगा, सुनना ध्यान से। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजो, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। किसी को पता है क्या स्ट्रक्चर ऐसा होता है? पढ़ोगे आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और सुनना, एक और स्ट्रक्चर ऐसा ही बनाओ, ऐसा ही सेम, ऐसे, ये है ना, CH3COO, सब तो सही है ना, ई कहाँ से ये फालतू में आ रहा है, ठीक है, CH3COOH, ठीक है, हाँ। तो देखो होता क्या है ना, ये एक एसिटिक एसिड है और ये भी एक एसिटिक एसिड है। अब इन दोनों में एक बहुत अच्छी खेल होती है, इसका ये जो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है ना, इसके हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाता है और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। और इसका जो H है, थोड़ा इसको खूबसूरत तरीके से लिखो, इसका O इधर लिख दो, ठीक है, ये यहां से कंबाइन करेगा। तो जरा देखो, ये एक मॉलिक्यूल है एसिटिक एसिड का और ये दूसरा है, दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो गए वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइमेराइजेशन। ये सब पढ़ा, अभी सब बताऊंगा, लिखाऊंगा ये सब। तो होता क्या है ना कि कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो पानी में जाकर टूटते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो पानी में नहीं, किसी दूसरे चीज में डालो ना तो कंबाइन करके अपने मल्टीपल फॉर्म बनाएंगे।
ऐसे कंपाउंड को एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसको कहीं भी डाल दो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिनके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे यूरिया। यूरिया एग्जाम्पल तुम जानते हो, सुगर, ग्लूकोज, CCl4 नहीं, गलत है। ये वो कंपाउंड है जिनको तुम पानी में डालो, कहीं भी डालो ना, ये ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें कोई ब्रेकडाउन नहीं होता है। तो एक बात बताऊं तुमको, ये जो अभी पिछले एक हफ्ते से हम जो पढ़े हैं ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये सिर्फ वहीं पे काम करता है जहां ये ऐसा कोई कंपाउंड होगा। मतलब वो कंपाउंड जो टूटता उठता नहीं है, वहां पे जितना फॉर्मूला तुम पढ़े हो ना, अभी हमने कंक्लूजन में लिखाया, 4 फॉर्मूले हैं, ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला सिर्फ यही सारे लोगों में काम करेगा। अगर तुम NaCl में लगा दिए ना, तो ये गलत है, लगेगा ही नहीं लगेगा। तो अब हम वही पढ़ने वाले हैं, इसीलिए उस हेडिंग का देखो अभी नाम लिखा है एब नॉर, ये तो कुछ दूसरा से लिखा है, मैं उस पर भी आता हूं। अभी जो हम आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब अब हम वो पढ़ेंगे कि अब तक जो हमने जितना पढ़ा है वो गलत नहीं है, लेकिन बहुत कंडीशनल है, हर जगह नहीं लगता है। इसलिए जितने अभी तक तुम PDF में क्वेश्चन देखे हो ना, उस सब में मोस्टली ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, शुगर है, यूरिया है। कोई क्वेश्चन नहीं होगा ना जिसमें लिखा होगा कि NaCl को घोला गया है या MgSO4 को घोला गया है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे ना, उसमें ये फॉर्मूला काम ही नहीं करता है, गलत हो जाता है। ऐसा प्रॉब्लम था। तो अभी तक हमने उसको पढ़ाया, तो सब कुछ सही है, गलत नहीं है, लेकिन कंडीशनल है, हर जगह काम नहीं करता है। तो उस पे हम आते हैं। उससे आने से पहले एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं जो तुमको पहले पेज में दिख रहा है, NCERT में दिया है। अब तक तो सवाल इससे नहीं पूछा है एग्जाम में, लेकिन NCERT में दिया है तो आ सकता है। इसके ऊपर क्वेश्चन है तुम्हारे DPP में, है ना? ध्यान से सुनना। हमने ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए एक पढ़ा था ना, यूट्यूब, याद है ना? उस यूट्यूब खोल के देखो ना, घबरा, यूट्यूब कहाँ गया, खोलो। यूट्यूब नहीं खोलना है, अरे यूट्यूब खोलना है, लो। अरे वो किताब खोलना है, कॉपी। यूट्यूब खोल रहे हैं। यूट्यूब था, उस यूट्यूब में बीच में झिल्ली लगाए थे। एक साइड हमने सॉल्वेंट रखा था, दूसरी साइड हमने सॉल्यूशन को रखा था, ठीक है? तो उसमें तुम देखे थे धीरे धीरे फ्लो हुआ था, उस फ्लो को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। और उस ऑस्मोसिस की घटना को रोकने के लिए जितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया था उसको बोला था ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसका फॉर्मूला होता है π = C/RT। नाउ अब उसी ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने का एक और भी मेथड है। नॉर्मली ये केमिस्ट्री में प्रीफर नहीं करते, फिजिक्स का मेथड है। यही पहला जो तुमको PDF में दिख रहा है, क्या लिखा है पढ़ो तो। कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर बाय यूजिंग थर्स्टल फनल। फुन्नल है, फुन्नल। ये थर्स्टल फुन्नल कैसा दिखता है? देखो, फनल, फनल बोलते हैं। फोटो बताओ ना कैसा है। देखो, ऐसा पाइप जैसा है ना? नीचे से ऐसे मुंह खुला हुआ है। आई, यहां से फिर इसको बंद करना है, बोलो ना, ऐसे है। ओके, इसमें हम भर देते हैं, क्या भर देते हैं, क्या भरा उसमें, कुछ नामों में लिखा है क्या? सॉल। तो सॉल्वेंट में पानी नहीं होगा, मान लो इसमें पानी भरा गया है, और इसके भीतर क्या भरा है? इसका कलर अगला अलग करो, इसके भीतर कलर। अब जरा सुनना है, पूरा कहानी मैं तुमको समझाता हूं। देखो, एक्चुअली वही चीज है, घुमा फिरा करके, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। देखो, अगर तुम एक पाइप ले लो, ठीक है, एकदम उसको फील करना है, पाइप है ना? शीशे का बना है, नीचे का मुंह ऐसा है, फिर उसके जो पेंदी है ना, उसमें झिल्ली लगाया गया है, ऐसे गोल होगा, ऐसे हम 3D में बना नहीं सकते, 2D में दिखाया तुमको, गोल होगा ऐसे करके, झिल्ली होगा। इसको क्या करना है, इस पूरे बीकर के अंदर इसको डुबा देना है। अब जरा ध्यान से सोचना, जब डुबाओगे इसके अंदर, तो इधर तो पूरा सॉल्वेंट है और इसमें कौन भरा है? सॉल्यूशन। और हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्लो किधर से होता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और हाई प्रेशर किसका होता है? सॉल्वेंट का होता है। इसका मतलब बाहर से सॉल्वेंट है ना, वो इसके अंदर प्रवेश करेगा। प्रवेश करने का जगह कौन है बताओ तो? क्या शीशे के थ्रू प्रवेश करेगा क्या? नहीं, नीचे से करेगा, क्योंकि SPM में छोटे छोटे होल होते हैं। तो जरा सुनना, धीरे धीरे, कैसे बोलो ना, धीरे धीरे जब ये चढ़ेगा, कौन चढ़ेगा? सॉल्वेंट। तो कुछ घंटों के बाद तुमको दिखेगा ना कि ऊपर सॉल्यूशन जो है चढ़ गया है। हम समझ सकते हैं ना, पहले इतना था, नीचे से पानी उसमें घुस रहा है, तो धीरे धीरे करके लेयर बढ़ेगा। तो कुछ देर के बाद मान लो कि पानी इतना तक भर गया, तो सुनना जरा ध्यान से, उसका डेफिनेशन पढ़ो तो। क्या लिखा है नीचे में? डेफिनेशन लिखा है, एक डेफिनेशन लिखा होगा, क्या लिखा है? हाँ, थोड़ा बहुत फिजिक्स याद है क्या?
नाइन्थ क्लास या टेंथ क्लास प्रेशर के बारे में हम लोग पढ़े थे? कुछ नहीं आए। वो नहीं, नाइन्थ में प्रेशर के बारे में पढ़ना था। बायंट फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आए। तो उसमें अब पता नहीं तुम लोग उसमें ये चीज पढ़ाया जाता था ना कि हाइट के कारण, जैसे मान लो एक बोतल है, उसमें पानी इतना भरा है, तो बोतल के पेंदी में कितना प्रेशर होगा पानी की वजह से, तो उसको निकालने का फॉर्मूला आता था ρgh। है रो जी एच है। रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एच इज द हाइट ऑफ द वाटर। करते थे ना, तो पानी की हाइट की वजह से कितना प्रेशर लगता है बॉटम में, उसको निकालते हैं रो जी एच से। सब वो सब बचपन में हम लोग पढ़े, इसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं। जरा सुनो, तो होता क्या है ना कि ये जो इतना हाइट रेज किया है, इसको हमने मान लिया एच। तो वही प्रिंसिपल यहां पे लगाओ, आर्किमिडीज वाला। तो इस हाइट की वजह से प्रेशर कितना आएगा, एच डी जी। तुम बोलोगे डी क्यों लिखे सर? अरे रो को ही डी लिखते हैं, रो मतलब ही डेंसिटी और डी मतलब ही डेंसिटी। तो एच मतलब कितना हाइट चढ़ा है, डी मतलब इस सॉल्यूशन की कितनी डेंसिटी है, और जी मतलब तो पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और यहां से जो प्रेशर आता है ना, उस प्रेशर को भी क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर ही बोलते हैं। इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का एक दूसरा मेथड है। जब अभी तुम पूछ रही थी ना संस्कृति, एक क्वेश्चन कोई था ना, तो कोई तो था जो बोले कि वैसा ही कुछ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वाला कोई सवाल था, वो यही कॉन्सेप्ट आता है उसमें, तुम लोग देखा जो पढ़ा होगा उसको पता होगा। तो थर्स्टल फनेल इसको बोलते हैं। मतलब यहां से भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं, लेकिन वैसा सिस्टम नहीं है, वो अलग था, ये बिल्कुल अलग है। ये है हाइट की वजह से निकालते हैं, एच डी जी। उसमें इंफॉर्मेशन पढ़ो, एच डी जी के बारे में कुछ कुछ डिटेल में लिखा होगा, एक बार पढ़ लो। बताओ क्या लिखा है। लिखा है ना, एच मतलब इंक्रीज इन द लेवल ऑफ सॉल्यूशन, और उसका यूनिट क्या रखना है, सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बात है। डी का यूनिट क्या रखना है, ग्राम पर सीसी। और जी किस में लेना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है, सेंटी है भैया, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब ये तीनों को तुम सेंटी में रखोगे ना, तो ऑस्मोटिक प्रेशर एटीएम में नहीं आएगा, किस में आता है, डाइन परसेंट, यहाँ डाइन में आता है। तो डाइन से कन्वर्जन कैसे करते हैं, सब फिजिक्स वाले बहुत पढ़ाते हैं, पढ़ाए हैं क्या तुम लोग कन्वर्जन वगैरह? पढ़ा देंगे तुम लोग को फिजिक्स में। बाकी अभी तो फिलहाल पाई पाई से यहां से जो क्वेश्चन आएगा वो डाइन में ही आएगा। तो ये एक मैंने तुमको बताया कि अगर कोई ऐसे पूछे ना हाइट वगैरह से रिलेटेड, तो बता सकते हैं, ये एनसीईआरटी में दिया है। अदरवाइज तुम बोलोगे कि सर इंपॉर्टेंट कौन है, इंपॉर्टेंट वही है, ऑस्मोटिक प्रेशर के 99% क्वेश्चन उससे आते हैं। इसे तो आज तक पूछा भी नहीं है एग्जाम में, एनसीईआरटी में दिया, इसलिए थोड़ा जानकारी हम ले लेंगे। इसको तुम एज इट इज छाप लेना, मैं बहुत अच्छा से लिख के दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं उसी टॉपिक के ऊपर जिसको हम 5 मिनट पहले तुमको हम बात कर रहे थे, एब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान से समझना, इस एग्जाम्पल को मैं बोर्ड पे लिखता हूं, तुम लोग सिर्फ देखते रहो, ठीक है? देखते देखते हो जाएगा। 1 kg प्योर वाटर, ठीक है? यहां पे लिखा है कि बीपी, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट पानी का होता कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? इस पानी के अंदर 1 मोल यूरिया घोला गया है। ये बोर्ड पे जरूर देखते रहना, बाद में पीडीएफ समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है। 1 मोल इसमें यूरिया घोले हैं। अच्छा, 1 मोल यूरिया को अगर 1 kg में घोलेंगे तो मोलैलिटी कितना होगा, 1 ही होगा, 1/1 करेंगे तो ऐसा करने से जो सॉल्यूशन है ना, इसकी बॉइलिंग पॉइंट है 100.52 डिग्री सेल्सियस। अभी जरा सुन लो तुम लोग। ओके, हाँ, ठीक है। डेल्टा टीवी केवी इंटू एम, केवी होता है 0.52 पानी का, और एम 1 है, तो ये आएगा 0.52। तो हम यहां से लिख रहा है, मैं पूरा छाप देता हूं, एक्सपेरिमेंटली डेल्टा टीवी 100.52 माइनस 100 इज इक्वल टू 0.52। ये क्या है वास्तव में, जरा सुनो तो, मैं समझाता हूं। देखो क्या लिखा गया है। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट में 1 किलो पानी लिया और पियो ना, ठीक है? 1 kg पानी लिया, और उस 1 kg पानी में 1 मोल हमने यूरिया घोल दिया। 1 kg पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 था। वैसे ही बोलना गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट इस पर डिपेंड नहीं करता कि कितना किलो है, कितना भी हो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100। जब उसमें 1 मोल यूरिया घोला तो एक सॉल्यूशन बन गया। पता चला कि सॉल्यूशन बनने के बाद उसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी थी, 100.52।
ये पता चल रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बोलो तो? 0.52। ध्यान रखना ये बात एक्सपेरिमेंट से आया है। अब हम क्या करते हैं, हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है ना, उससे चेक करते हैं क्या होता है। तो बोलता है कि डेल्टा टीबी होता है केबीएम, और पानी की केबी की वैल्यू 0.52 होती है, एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है। और इस सॉल्यूशन का एम कितना है 1, तो डेल्टा टीबी कितना आया 0.52। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट होता कितना है 100, जब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.52। इसका मतलब यह है कि हमने जो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला पढ़ा था ना, उससे जब हमने बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस निकाला तो कितना है 0.52, और जब एक्सपेरिमेंट से निकाला तो भी कितना है 0.52। इसका मतलब है हमारा एक्सपेरिमेंट और कैलकुलेशन दोनों क्या है, सेम है। उसका रीजन ये है ना कि तुम जो सॉल्यूट घोले हो वो कौन सा है, देखो तो यूरिया है, ये टूटता नहीं है। लेकिन उसके आगे में देखो दूसरा दिया है, देखो सेम चीज है लेकिन समझना, कंपैरिजन करके समझाया है। तुम ध्यान से देखो, उसी में देख लो, मैं बता देता हूं, ध्यान से देखो क्या लिखा है। इस केस में बोलता है कि जब डेल्टा टीबी से हमने निकाला तो 0.52 आया, लेकिन एक्सपेरिमेंटली कितना है 1.04। तो यहां पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू मैच नहीं करेगा। कहने का मतलब यह है कि तुमको यहां पे मैच करेगा, लेकिन जब इसमें NaCl घोलोगे यूरिया की जगह ना, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। मतलब लफड़ा हो गया। लफड़ा यह है कि फॉर्मूला कहता है कि डेल्टा टीबी कुछ और है, और एक्सपेरिमेंट कहता है कि कुछ और है। तो एक्सपेरिमेंट तो गलत हो नहीं सकता है, गलत हमारा फॉर्मूला होगा। इसका मतलब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो सारे केस में काम नहीं करेंगे। जब जब इलेक्ट्रोलाइट है नहीं काम करना बंद कर देगा तो प्रॉब्लम आ गया ना। अब हम करें तो क्या करें, तो कुछ तो करेंगे जिंदगी में जिससे हम ऐसे चीज, ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे ना जिससे कोई भी क्वेश्चन लो तो इजीली सोल्व हो जाएगा। उसका एक्सप्लेनेशन आगे से चालू होता है। तो अब तुम लोग बोर्ड पे देखना, PDF वगैरह मत देखो, ठीक है, छोड़ दो। आओ बोर्ड पे, अब तुमको समझाता हूं। देखो समस्या कहां आ रही है, जरा ध्यान से देखो। अगर हम वाटर लें और इस वाटर में, ध्यान से समझना, हमने 1 मोल यूरिया घोला है, दूसरी जगह भी पानी है लेकिन इसमें हमने 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड घोला है। देखो कितना फर्क है। जब तुम इसका 1 मोल घोलोगे तो घुलने के बाद यूरिया कितना रहेगा, 1 मोल ही रहेगा। लेकिन ये मामला गड़बड़ हो गया। देखो तो 1 मोल MgCl2 को जब हम घोलते हैं ना, तो देखो इसका ब्रेकडाउन हमने पढ़ा है मोल के अंदर, कैसे टूटेगा बोलो ना, Mg2 प्लस और 2Cl माइनस। जरा ध्यान से देखो, ये 1 मोल है लेकिन प्रोडक्ट कितना है, 2 और 1 3, तो गड़बड़ हो गया ना। इसीलिए ये जो फॉर्मूले हम पढ़े हैं ना, ये सब फेल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो सॉल्यूट है ना, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, ये घोलने के बाद हम जितना घोलते हैं उतना रहता ही नहीं है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। अब जब बढ़ जाएगा तो अमाउंट तुमको लग रहा है कि हमने 1 घोला है, लेकिन वास्तव में अंदर में कितना गया है 3। तो एक्सपेरिमेंट से कुछ और आएगा और फॉर्मूला से निकालोगे तो कुछ और आएगा। इसलिए फॉर्मूला क्या है, गलत हो जाता है इसके केस में। तो अब समस्या है कि सर आप फिर क्या करें ऐसा जिंदगी में, तो उसके लिए एक चीज पढ़ना पड़ेगा। तो बोर्ड पे देखना ध्यान से, आ जाओ। देखो इसको बोलते हैं ए वांट, अरे भैया रुको ना, वांट हॉफ फैक्टर। लिखना कुछ नहीं, सब लिखा है उसमें, मैं बता दूंगा कहाँ क्या लिखा है। इसका सिंबल आई होता है। ये जो वांटो फैक्टर है ना, ये एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया। इसको यूज करके तुम जितना पढ़े हो ना उस सब को मॉडिफाई कर सकते हो। तो मैं पहले मॉडिफाई करके लिखता हूं, पहले बोर्ड पे ही देख लो, PDF में हो सकता है आगे पीछे थोड़ा होगा, फिर मैं बता दूंगा कैसे रीड करना है। देखो मैं सारे फॉर्मूले को लिखता हूं, फिर से आ जाओ एक बार। पी नॉट माइनस PS अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स ऑफ सॉल्यूट। फिर आता है ये वाला डेल्टा TB KB इंटू एम, डेल्टा TF KF इंटू एम, एंड पाई इज इक्वल टू CRT। कुछ ज्यादा नहीं करना है, छोटा सा बस बदलाव करो। देखो ये जितना फॉर्मूला पढ़े हो ना, इसमें आई से गुणा कर दो, बस हो गया। इतना ही सुधार करते हैं। किससे गुणा करना है, आई से। इसका मतलब आज से पहले जो हम पढ़ रहे थे उसमें आई कितना रहा होगा, फिर 1 रहा होगा, तभी ना सही है। क्योंकि अरे भैया हम जो पढ़े हैं वो गलत नहीं पढ़े हैं, वो इनकम्प्लीट पढ़े हैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट एंड रॉन्ग। गलत नहीं है, इनकम्प्लीट है, अधूरी बातें हैं। यानी आज से पहले जितना पढ़े हैं उसमें आई 1 था, तो आई की जगह 1 रख दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं।
लेकिन जहां आई की वैल्यू वन नहीं होता है ना, उसीलिए तो गलती हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइट के केस में आई की वैल्यू वन नहीं होती है। और अगर वन नहीं होगा और तुम वन मान के निकालोगे तो आंसर तो गलत आएगा। तो आज से हम क्या करेंगे ना, हमने जितना फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई करके याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? हम ये नहीं याद रखेंगे कि पी नोट माइनस पी नोट पी एस, पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट इज इक्वल टू एक्स ऑब्सोल्यूट, नहीं। आई गुना करके याद रखेंगे। और बाकी जो सवाल आज तक किए हैं उसमें आई की जगह कितना रख देंगे? वन। तो कोई समस्या ही नहीं रहा। लेकिन जब वन नहीं है तो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है और वही सीखना है। तो आज इसे समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि जितने फॉर्मूला था इसमें आई की जगह क्या करेंगे? अरे को कुछ ऐड कर रहा है, पता नहीं। आई हमने सब में क्या किया, हमने किसको ऐड कर दिया? आई को ऐड कर दिया। आई जब आ जाएगी ना तो तुमको फिर समस्या का समाधान हो जाएगा जी। आओ और सुनते हैं। अभी जो आई है ना, ये जो इसकी तीन अलग अलग वैरायटी है, देखो पीडीएफ में लिखा होगा, दिख रहा है तुमको? कहां पे देखोगे? देखो, सबसे यहां पे जाओ, पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे जाओ, लिखा है ना वांट ऑफ फैक्टर आई के ऐसे तीन ऐसे ऐसे लगाए हुए हैं, दिखा क्या? है ना? जो घर से पढ़ रहे हो मोबाइल वगैरह में पीडीएफ खोल लो अगर दिक्कत है तो। ठीक है, मिला ना? तो देखो क्या लिखा है, आप सुनना, बस वो खाली देखते जाना। ये जो आई है, इसके तीन वैरायटी हैं, देखना ध्यान से बोर्ड पे अब। पहला है फॉर नॉर्मल सॉल्यूट, दूसरा है फॉर डिसोसिएशन, और तीसरा है फॉर एसोसिएशन। अब समझना ध्यान से, ये नॉर्मल सॉल्यूट में कौन है जी? ये वही लोग हैं जो आज तक हम पढ़ते आए हैं, जैसे यूरिया हो गया, शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया। इस सब के केस में आई की वैल्यू कितना लेते हैं? वन। ये केस है, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। वो पढ़ो नहीं पढ़ो वन, और वन लिखो ना लिखो, फर्क ही नहीं पड़ता है। फर्क पड़ेगा जब डिसोसिएशन का केस है। अब सुनो, डिसोसिएशन के केस में आई निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लिखा है, देखो क्या होता है। आई इज इक्वल टू वन प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा। तो हो गया ना लफड़ा, अब तो भारी लफड़ा है। क्या इसमें आई वन आएगा? नहीं आएगा। तुमको हम अलग अलग एग्जाम्पल देकर के समझाते हैं, ध्यान से देखो। चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, आई इसका निकालते हैं, तो पहले इसको तोड़ दो ध्यान से। तो कैसे टूटेगा? Mg2 + 2Cl-। तो आई निकालने के लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो लिखा है, फिर से फॉर्मूला क्यों लिखे फालतू में? वन प्लस, सबसे पहला सर आप पूछोगे कि सर एक बात बताओ, ये एन क्या होता है? तो सुनो एन क्या होता है। ब्रेक होने के बाद जितने मोल प्रोडक्ट के होते हैं उसको एन बोलते हैं। किसको? प्रोडक्ट के। तो प्रोडक्ट में दो लोग हैं, एमजी और सीएल, इनके कोफिशिएंट जरा देखो तो कितना है? दो और एक तीन। तो एन मतलब कुछ नहीं है, कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट लेना है? प्रोडक्ट का लेना है, रिएक्टेंट का नहीं लेना है। तो टोटल यहां पे रख दो तीन माइनस वन। सर अल्फा, हाँ इससे बहुत अच्छे से हम लोग परिचित हैं, केमिकल में बहुत पढ़ा है। क्या इसका नाम है, याद है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ये भी तुमको याद होगा, इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल में आता है। हमने उधर पढ़ा था मोल के अंदर, मोल के अंदर बोल रहे हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम में। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? 100%, मतलब परसेंट में मत बोलो, एक होगा। तो इसके जगह कितना रख देंगे? वन। तो आई कितना आ गया? तीन में से क्या? दो, दो एक तीन। देखो कितना फर्क है। यानी कि जब इसका सॉल्यूशन बनेगा ना, तो आयु वन नहीं आती है। और अगर आयु वन नहीं आएगी ना, तीन आएगी, तो वो जो फॉर्मूला पर तीन से गुना करना पड़ेगा। तो डेटा सेम रहेगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए गड़बड़ हो जाता है ये सब केस में। तो तुम जो इतना ही पढ़े हो ना, उसके अगर आई जिसको नहीं पता है तो सब गड़बड़ है। इसलिए हम जितना डीपी में क्वेश्चन दिए हैं ना, ऐसे वाला कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं था कि तुम आकर के बोलो सर इसमें तो आंसर ही नहीं आता है, क्योंकि इसमें आई की वैल्यू अलग होगी थी। सारे नॉर्मल सॉल्यूट के क्वेश्चन थे, पता चला? तो सॉल्यूट जब डिसोसिएट होगा तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? वन प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा। एन होता है प्रोडक्ट के कोइफिशिएंट। डन, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अब थोड़ा लेवल हाई करते हैं। सर अल्फा वन होगा कब? जब सॉल्यूट स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम में तो हम पढ़े हैं कि वीक भी होता है। और अगर वीक है तो अल्फा निकालने में तुमको नानी याद आ जाएगा, क्योंकि वीक का अल्फा वन नहीं होता है। तो उसके लिए फॉर्मूला है ना, फिर कौन सा याद है? अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर के अपॉन सी। और अगर बेस है तो के बी अपॉन सी, और अगर सॉल्ट है तो के एच अपॉन सी। लो,
इतना सारा लफड़ा है। मतलब अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो उसका आप अल्फा वन नहीं ले सकते हो। फिर उसके लिए तुमको आयनिक इक्विलिब्रियम पूरा ढूंढेगा, और आयनिक अगर गया तो गया फिर। क्योंकि अब मान लो वीक है, एसिटिक एसिड मान लो जी, तो उसका तो के कुछ होता है, सी से भाग दोगे तो अल्फा आएगी, उस अल्फा को वहां गुणा करना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, नीट में मुश्किल से 1-2% ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे तुमको इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। मोस्टली सवाल में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो सारे केस में वन ही लेना है, लेकिन ये गारंटी 100% नहीं है, क्योंकि हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़े हैं तो हमको दिक्कत क्या, हम अल्फा निकाल भी तो सकते हैं ना। डन, ये पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। सर एसोसिएशन क्या होता है, अभी हम कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था। एसोसिएशन में आई निकालने की फॉर्मूला अलग है, देखो क्या है, 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। हाँ, अल्फा तो वही है जो अभी जिसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, लेकिन एन के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। खैर, एसोसिएशन वाले सवाल बहुत हल्के होते हैं, एक ही क्वेश्चन आज तक आया है अभी तक, वही बार बार आता है रिपीट करके, तो सुन लो ध्यान से। इसमें तो एन पता चल गया कि तोड़ने के बाद जो प्रोडक्ट है उसके कोएफिशिएंट को एन बोलते हैं। बट एसोसिएशन क्या होता है, तो एक एग्जांपल से बताता हूं, उसमें लिखा भी है। जैसे हमने अभी कुछ देर पहले बोला कि एसिटिक एसिड को जब आप बेंजीन में मिला दोगे तो ये एसिटिक एसिड कॉम्बाइन होता है, इसको बोलते हैं डाइमेराइजेशन। कैसे होता है, हमने ये लिखा है एक्सप्लेनेशन, देखो तो डाइमेराइजेशन इसमें लिखा है क्या, कहां लिखा है, फोटो लेकिन नहीं बनाया है, कहां पे, नहीं कॉपी में तो कहीं फोटो, वो खाली लिखा है ना डाइमेराइजेशन, लेकिन वो स्ट्रक्चर नहीं बना है डायमेराइजेशन का। तो कहीं कॉपी में लिख लेना ना, कहीं लिख लो छोटा सा, ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं ये लिख लो, उसमें छोटा हो है, ये कहीं लिख लेना इस बात को, बाद में ऐड कहीं कहीं लिख लो ना, पीछे में लिख लो या कहीं बॉर्डर लाइन के ऊपर लिख लो, बाद में याद रखना जब नोट्स लिखना तो वहां पे ऐड कर देना इसको। ऐसे 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 ऐसे, इसको बोलते हैं एच बॉन्ड। ठीक है, इसको इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइमेराइजेशन। डाइमेराइजेशन, डाइमेराइजेशन का स्पेलिंग गलत हो गया है फिलहाल, सो इसमें डबल एम होता है, डाइमर, है ना, तो इसमें मर में 2 बार एम लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 बार मरा है इसीलिए। डाइमेराइजेशन, डाइमेराइजेशन मतलब कि एक मॉलिक्यूल जब खुद के साथ ही कॉम्बाइन होना, इसको बोलते हैं डाइमेराइजेशन। और इस डाइमेराइजेशन को हेल्प करता है जो बॉन्ड, उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पढ़ाया गया है क्या तुम्हारे क्लास में, सर ने पढ़ाया, सागर सर ने? नहीं तो नहीं, अभी तक एच बॉन्ड भी नहीं हुआ है, मतलब केमिकल बॉन्डिंग में तुम्हारा छोटा है क्या? आ हा हा, तुम्हारा तो इनऑर्गेनिक तो बच्चा है पूरा। एक्चुअली तुम लोग को सागर से पढ़ाए हैं कहाँ, हम ही पढ़ा रहे हैं शुरू से, बीच में थोड़े दिन के लिए आए थे। एक तो स्टार्टिंग में बेसिक पढ़ाए थे, B4 वालों को याद है, स्टार्ट उन्होंने ही किया था, हाँ स्टार्ट बैच को उन्होंने किया था। फिर थोड़े दिन बाद राज सर आ गए, पता है, उन्होंने थोड़ा थोड़ा रिडॉक्स सिखाया, है ना। और फिर थोड़े दिन बाद मैं आ गया, तो ये लोग सोच रहे हैं कि यार यहाँ पे इतना टीचर इतना क्यों बदलते हैं लोग, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा होता है क्योंकि स्टार्टिंग में लोग इधर उधर रहते हैं बिजी अलग अलग बैचेज में। फिर जब मैं आया तो मैं पढ़ाया तो बहुत दिन तक हम ही पढ़ाते रहे। हम क्या क्या पढ़ाया फिर लगातार, मोल रिडॉक्स, फिर उसके बाद मैं भी गैप लिया था मोल रिडॉक्स के बाद। हाँ, फिर आए थे कुछ दिन के लिए सागर सर, है ना, तो फिर कुछ पीरियोडिक टेबल तुम्हारे निपटाए हैं, है ना, और ये थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग। उसके बाद फिर केमिकल इक्विलिब्रियम से तो मैं ही चल रहा हूँ, केमिकल आयनिक थर्मो सॉल्यूशन लगातार 4 महीने से चल रहा है ना, अभी आगे भी चलेगा। चलो आओ देखो, तो ये पता चला तुमको जिंदगी में कि इसको बोलते हैं डाइमेराइजेशन, इसीलिए इसको बोलते हैं, इस टॉपिक का नाम क्या है, एसोसिएशन। यहां एसिटिक एसिड टूट नहीं रहा है, जुड़ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। और एसोसिएशन में जो आई का फॉर्मूला लगता है वो लगता है I = 1 + 1 माइनस, या उल्टा मत याद रखना, 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। नाउ अल्फा एन क्या है सुनो, जब ये कॉम्बाइन करता है ना एसिटिक एसिड तो ये ऐसे बनता है, देखना इसको मैं लिख करके दिखाता हूं, ये डबल हो जाता है ना। अब सुनो, ये जो डबल हुआ ना, यहां जितना लिखा है देखो, आर्या अंजीर, ये देखो यहां जो लिखा है इसी को क्या बोलते हैं, एन। तो तुम बोलोगे ये तो बहुत हल्का है सर, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। डाइमर कहीं बन रहा है तो एन की जगह 2 लेंगे, कहीं मान लो ट्राइमर बन रहा है तो क्या लिखेंगे, 3। ट्राइमर में से बनता नहीं, मजाक कर रहे हैं तुमको, डाइमर ही बनता है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन तो ये जी है ना, यहां से जो भी आएगा वो 2 ही होगा, 2 मार करके निपटा देंगे। तो ये निपट गया, इसमें एक एग्जांपल ये होता है, और एक और होता है बेंजोइक एसिड का, तो उसकी जगह 2 रख देना है। तो बाकी कुछ है नहीं, अल्फा की जगह रख दो वैल्यू और काम खत्म हो गया, आई निकल जाएगा। तो अब हमको कुछ करना नहीं है, देखो क्या है, आ जाओ इधर।
आई निकालना सीख लिए ना, आई पहले से पता था हमको, तो आई निकाल निकाल के लाएंगे, आई को पकड़ पकड़ के और इसमें डालते जाएंगे, और बाकी कैलकुलेशन सेम रहेगा। तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने में अब थोड़ा बारीकी रखना पड़ेगा। अभी तक तो आंख बंद करके पढ़ते थे, लेकिन अब जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तुमको देखना पड़ेगा कि कहीं ये नॉर्मल तो है नहीं ना। देखो नॉर्मल नहीं भी आंख बंद करके पढ़ो, खोल के पढ़ो, नॉर्मल में दिक्कत नहीं होने वाला है। दिक्कत होने वाला है जो नॉर्मल नहीं है। अब सवाल में लिखा है कैल्शियम क्लोराइड, और तुम उसको पढ़ा ध्यान से नहीं, और तुमने आई को कंसीडर नहीं किया, तो आई तुमको बाई कह के चली जाएगी फिर, है ना। तो आई को तुमको कंसीडर करना पड़ेगा जब CaCl2 लिखा रहेगा। तो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो थोड़ा कॉन्शियस होकर के पढ़ेंगे, बाकी कोई चेंज वेंज नहीं होता है। तो और कुछ बच्चा हुआ क्या, दिखाओ। हाँ ये तो निपट गया। बाकी इसमें एग्जाम्पल वगैरह दिया है, नीचे एक क्वेश्चन है वो भी देखते हैं हम लोग। ओके। ओके ठीक है। तो ये सवाल पहले करो, तो नीचे है ना एक सवाल लिखा हो, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, कॉपी पे करो, तो एक बार रफ में करो, ठीक है, छाप लेना बाद में पूरा। ये सवाल देखो तो करके रफ में। तो यही एक्सप्लेनेशन था, जहां पे थोड़े एक्सेप्शनल बातें थी, आई की वैल्यू चेंज होती है तो हम भी चेंज हो जाते हैं। समझ में आ रहा है रे, जो घर से पढ़ रहा है बताओ। देखो तो उसमें लिखा है ना कि आई पूछा है, तो आई थिंक वो डेल्टा TF क्वेश्चन में दिया है, तो तुमको IKFM का फॉर्मूला लगा लो, तो आई मिल जाएगी। लेकिन फाइनली आई को नहीं ढूंढना है, फाइनली एक्स को ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे, एक बार सोच लो। पता था आई मिल जाएगा ना, तो एक्स भी मिल जाएगा, क्योंकि आई का संबंध एक्स के साथ है। देखो दिमाग लगा कर। कुछ पत्ता उत्ता चल रहा है। आई आई थिंक ये कंपाउंड का ब्रेकअप तुमको नहीं करने आ रहा है, चलो आओ सिखाते हैं कैसे ब्रेकअप करते हैं। KX FeCN6 ये कोई बहुत भारी बात नहीं है, नॉर्मल बात है इसको तोड़ना। देखो ऐसे लिखते हैं, XK+, प्लस FeCN6 माइनस, ठीक है, यही तो है, ऐसे टूटता है। तो इसका एन का वैल्यू पता है कितना आएगा, X+1, 1 ना, यहाँ एक्स और यहाँ 1 है, यही रखेंगे हम, पता है कहाँ, एन के जगह पे। तो बाकी तो एक्स निकल जाएगा हमें लगता है, लेकिन पहले तुमको आई निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखो इसने, देखो अब करते हैं, देखते जाओ। इधर आओ यार, अरे भैया, हाँ देखो, देखो ना, डेल्टा TF है, IKFM। अब आई को नहीं भूलेंगे, अब जब भी लिखेंगे फॉर्मूला आई के साथ लिखेंगे, है ना। 7.1 10⁻³ क्वेश्चन में लिखा है, पढ़ के देख लो। आई नहीं पता है, आई पता ही होता तो जिंदगी ही निकल जाता, आई को ढूंढना पड़ेगा।
केएफ क्वेश्चन में दिया है बाबू, एम भी क्वेश्चन में दिया है जी। कैसे एम कहाँ दिया है बताओ तो। आन, अब मिली, मिली मतलब कितना मिली, 1/1000 मिली, 1/1000 मिली। हाँ बिल्कुल सही मिली, सेम ही चीज है जी मिली। तो आई कितना आएगा, 3.817। तो आई मिली ना, तो आई का संबंध है ना इसके साथ। अच्छा अल्फा के बारे में कुछ सवाल, हाँ लिखा है अल्फा के बारे में, 100% डिसोसिएशन मतलब अल्फा कितना होगा 1। तो इसको इसको तो हटा ही दो, ठीक है। तो आई की जगह रखो 3.817, 1 प्लस एन है वास्तव में कितना देखो तो, x+1 - 1, एक्स निकल गया ना, मतलब उस कंपाउंड में जो एक्स है ना उसको ढूंढना था, कितना निकल के आता है बाबू, 3। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाएंगे तुमको सागर सर, ये कंपाउंड है पोटेशियम फेरुस साइनाइड इसको बोलते हैं, तो ये पढ़ाया जाएगा तुमको। ठीक है, तो ये तो पता चल गया। बाकी नीचे में देखो कंक्लूजन में हमने लिखा है, उसमें हेंस करके एक बार देखो, अरे उतना नीचे नहीं रहे, उसके जस्ट नीचे देखना, वो क्वेश्चन के जस्ट नीचे के पीडीएफ में देखो, फॉर्मूला को हमने लास्ट में कंक्लूड कर दिया है ना, है ना लिखा हुआ देखो। लिखा है फॉर एबनॉर्मल कंडीशन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट आई ऑफ एक्स ऑफ सॉल्यूट। तो बोलोगे वो क्या है सर, थोड़ा आपने एक्सपेंशन करके लिखा है, समझ रहे हो क्या, देखो तो पीडीएफ को मैं एक बार दिखाता हूँ, एक बार बोर्ड पे लिखता हूँ फिर से, देखो तो ये कुछ कुछ तो है, ये देखो, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। हमने बोला मॉडिफिकेशन कर दो, मॉडिफिकेशन कर दिए, और मॉडिफिकेशन करने के बाद अच्छा एक्स को क्या लिखते हैं, एन अपॉन एन प्लस एन, मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो अब आई को कहां लेके जाएं, अब कुछ लोगों को लगता है ना कि आई तो सर बाहर में था ना, आई लिख दो, नहीं, वास्तव में आई किससे संबंध रखता है, सॉल्वेंट से कि सॉल्यूट से, सॉल्यूट से। तो जहां जहां सॉल्यूट का टर्म है ना उसमें आई से गुना होगा, इसलिए आई यहां भी लिखो और आई यहां भी लिखो, कैपिटल में आई नहीं लिखा है, ठीक है। और देखो डेल्टा टीबी आई इंटू केबीएम, तो तुम ध्यान से देखो कि अच्छा एक्चुअली में आई का मल्टीप्लीकेशन केबी के साथ नहीं है, इसलिए उसने समझाया है किसके साथ है, एम के साथ है। अच्छा एम के साथ है, तो तुम बोलोगे सर उधर आगे क्या लिखा गया है, एम का फॉर्मूला है मोल अपॉन केजी, तो है ना आई से मल्टीप्लाई किया है। बोलोगे सर आगे में क्या है, IUN1N2, हाँ थोड़ा जेई का पीडीएफ है इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि ऐसे भी कई केसेस होते हैं जहां एक सॉल्वेंट में एक से ज्यादा सॉल्यूट होता है। अगर एक सॉल्वेंट में ही दो सॉल्यूट है तो दो अलग अलग आई आएगी ना, तो दोनों को हम अलग अलग देखो गुणा करके लिखे हैं, I1N1 प्लस I2N2। के भी तो कांस्टेंट होगा, उसको बाहर निकालना है, खैर नीट में उतना नहीं कोई पूछता है, टेंशन तुम मत लो, तुम काम निपटा सकते हो साधारण में। पाई इक्वल टू ICRT, बाकी तुम देख लो हमने वही किया है। तो ये तो हो गया, इस पीडीएफ में तुम देखोगे कई जगह एनसीईआरटी करके कुछ लिखा है एग्जाम्पल, है ना, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक से एनसीईआरटी में उस एग्जाम्पल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमने ऐसे सब थोड़ा मार्किंग कर दिया ताकि कोई बनाना चाहे एनसीईआरटी तो कर सकता है, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है, अपने को टाइम हो गया खत्म। अब इसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सवाल, इसके नीचे के टॉपिक अभी तुमको दिखेगा सर वो क्या है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे, अभी हमको सवाल करना है पहले, ठीक है। तो सुनो, तो अभी तो इस पीडीएफ में डाउट है, हमें लगता है कुछ डाउट है क्या कल वाले पीडीएफ में, एक बार देख लूं, चलो आ जाओ पहले देख ही लेता हूँ, चलो पूछ ही लो, ठीक है। कहाँ गया, तो ये निपट गया, इसको लिख लेना, 2 पेज का पीडीएफ है, जहां तक पढ़ाया हूं वहीं तक लिखना, बिना पढ़ाए अपने से मत लिखना, नहीं तो गलत सलत लिखा जाएगा। तो ये 80 क्वेश्चन में कौन सा सवाल तुम्हें लगता है कुछ तो इसमें स्किप करना है, आई थिंक तुम पूछोगे ना वही पूछोगे जो स्किप करने वाला होगा, मेरे को तो पूरा भरोसा है। बताओ आगे। 20, कितने लोगों ने बनाया है कम से कम 30 क्वेश्चन भी, 30 सवाल, एटलीस्ट 30। ओके, तो लगभग बना ही लिए, बाकी लोगों ने ठीक है, तो सब बनाए, वो तुम नहीं बनाए उसको बताओ, कौन सा बोलता है बाबू, 21 नंबर, 21, 21 में क्या प्रॉब्लम है बोलो, आई आई बोलो ना। जीएमएम मतलब क्या होता है, जीएमएम तो छोड़ दो ना, एक्चुअली क्या है ना, तुम फार्मूला उर्मूला मत देखो, तुमको हम जिसे पढ़ाए ना वैसे बनाओ। ये सवाल पहले बात चैप्टर का नहीं है, पता चल रहा है ना, ये क्वेश्चन मोल का है ना, तो बनना चाहिए जी। मैं एक बताता हूँ जी, देखो जी, लिखता है ए सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट जिसकी डेंसिटी दिया है कंटेन 22% सॉल्ट बाई वेट। देखो इधर देखो बोर्ड पे कैसे सॉल्व करते हैं, उसको रहने दो, हम समझाता हूँ, देखो गिवन में क्या है देखो तो, डेंसिटी है 1.253 ग्राम पर मिलीलीटर, और इसमें कुछ तो लिखा है, हाँ लिखा है ना देखो, अरे ये 22% सॉल्ट बाई वेट का मीनिंग क्या होता है,
हमें लगता है W/W है क्या? हमें तो लगता है W/W है। हम पढ़ाए थे परसेंटेज W/W को ही बोलते हैं बाई वेट। सब भुला गया बाबू, एकदम खत्म आदमी ये लोग है ना, 22 ऐसे करके, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। यानी कि 22% सॉल्ट बाई वेट का मीनिंग है परसेंटेज W/W की वैल्यू दी गई है। अब पूछता है कैपिटल एम निकालो। चलो आओ सिखाता हूँ। ठीक है, जेई वालों को बताया था, ये सब नीट में उतना कम आता है इसलिए मैं नहीं बताया था, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है ये। सुनो, लेकिन सीख लो, आ गया है तो बनाना ही पड़ेगा जिंदगी में तुमको। इसका फॉर्मूला क्या है बोलो ना? N/V। एन मतलब मोल। ये बहुत बड़ी भारी बात है ना, एन मतलब मोल। कितना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, मोल। लग रहा है कितना नॉलेज वाला बात है यार, याद रखे हैं सर, 4-6 महीने से याद रखे हैं। एन मतलब मोल। एन मतलब नाना मत बोल देना कहीं अब आगे चल के। देखो, फिर मैसेज क्या कर रहा है रे? हाँ ठीक है, देखो इधर। अच्छा, मोल मतलब क्या? गिवन मास अपॉन मोलर मास। वॉल्यूम। गिवन मास नहीं, देखो इसका दिमाग हिल रहा है। गिवन मास अपॉन मोलर मास। अच्छा, इसका मीनिंग भी हमने लिखना सिखाया था, क्या इसका मीनिंग होता है? 22 ग्राम सॉल्यूट विल बी प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट। परसेंटेज मतलब सॉल्यूशन में काउंट होता है। इसका मीनिंग लिखो, इसका मीनिंग होगा कि मास ऑफ सॉल्यूट कितनी है बोलो ना? 22 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन भी कितना होगा? 22 होगा, 100 होगा। ए, तो सॉल्यूट 22 ग्राम है ना, उसको मोल में कर सकते हैं ना कैसे? 22/डिवाइड बाई एम। वो एम उम दिया है क्या उसको? देखो तो, कहीं से उठा लो ना। अरे लिखा है, हिंट में से उठा लेते हैं, 342 है एल्यूमिनियम सल्फेट का। तो लिखेंगे, देखो कैसे, देखो 22/342 लिख दिया। ठीक है, यानी इस मास के जगह लिखा, अरे माइस की जगह डब्ल्यू लिखा, 22 लिखा, और एम की जगह 342 लिख दिया, खत्म हो गया। ठीक है, अभी सुनो। अब लफड़ा है हमारे लिए जिंदगी में, वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम का कोई चीज क्वेश्चन में वॉल्यूम जैसा कुछ नहीं दिया है, लेकिन डेंसिटी दिया है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा? मास बाई डेंसिटी। सर, इस सॉल्यूशन को देखो तो पता चल रहा है उसका मास कितना है, 100। यानी वॉल्यूम की जगह लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी। तो देखो यहां लिखो मास की जगह कितना, 100। और डेंसिटी तो ऊपर जाएगा, और ऊपर कितना जाएगा? 1.253। लेकिन एक लफड़ा है। क्या लफड़ा है? यहां वॉल्यूम लीटर में होता है। तुम जो ले रहे हो ना, वो ml है, तो इसको 1000 से भाग। अच्छा, 1000 से भाग मतलब ऊपर 1000 से गुणा, काटो ना। देखो उसके सॉल्यूशन में 10 से मल्टीप्लाई किया है, देख रहे हो? तो कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा 10 कहां से आया। ऐसे आता है 10। इसको करके देखोगे तो तुमको कुछ तो होगा जिंदगी में। क्या हुआ है बताओ ना? साला भुला गया, जाओ। हाँ, तो ये आएगा और क्या, 0.805 एम। और हमें लगता है कैपिटल एम पता है, तो एन हम ढूंढ सकते हैं जिंदगी में। हम पढ़े हैं क्या? आपसे पढ़े हैं बताओ? फॉर्मूला वही पूछा है रे। मोलरिटी से नॉर्मलिटी तो निकालने आता है, वो तो बताने की जरूरत नहीं है। क्या होता है फॉर्मूला बोलो तो? एन फैक्टर इंटू मोलर। ठीक है, अब मोलरिटी तो फिर कर ही लोगे। एक बहुत बड़ा का फॉर्मूला पढ़ाए थे, याद है तुमको? बताओ बेट सेट क्या था फॉर्मूला वो? डी इक्वल टू कुछ था ना, बोलो। जा, डी इक्वल टू सी, हाँ बस सी, ठीक है सी। D इज इक्वल टू सी इंटू 1/m प्लस एम बाई 1000। उसमें एम क्या है वो बताओ तो? कैपिटल एम, डब्बे के भीतर क्या है? मौसा। हाँ, ये बोल रही मोलर मास, लेकिन मोलर मास किसका है? ये इंपॉर्टेंट था। सॉल्यूशन का बोल रही है, एकदम ये सब खत्म आदमी है यार। सॉल्यूशन का तो कहीं कुछ होता ही नहीं है जिंदगी में, या तो सॉल्यूट होगा या सॉल्वेंट होगा, बताओ। देखो क्या पता बोल रहा है लाल टीका। कंफर्म करके बोलो। आर्या, बोलो, तुम बोलो आनंदे। कैपिटल एम क्या था? सॉल्वेंट का होगा? गारंटी नहीं है, बोलो। श्रुति तिवारी यूपी से, सॉल्वेंट। मार के फोड़ देंगे माथा, दोनों से एक होगा। बोलो रे, ऑनलाइन वाले कमेंट करो तो बोका लोग, घर से जो पढ़ रहा है बिना मतलब में। घर से भी जाके पढ़ रहा है ये लोग, घर से जाके पढ़ा, आराम से सोना चाहिए, सुबह सुबह तो पढ़ रहा है ये लोग। बोलो, कमेंट करो। सॉल्यूट था, खत्म है तुम लोग, मतलब कुछ भी बोल रहा है यार बिना मतलब में। डी इज इक्वल टू सी 1/m प्लस m/1000। जाकर के देख लो, लिखा है। ये मोलर मास सॉल्यूट की है, सॉल्वेंट का नहीं होता है। और सॉल्वेंट का भी एक जगह होता है। देखो चालू हो गया, पटाखा फूट रहा है। याद है ये वाला रिलेशन? इस रिलेशन में जो एम है ना, ये सॉल्वेंट का है। तुमको कंफ्यूजन इसीलिए होता है क्योंकि दो तरह के फॉर्मूले में एम आया है।
इसमें सॉल्वेंट का है, लेकिन इसमें सॉलिड का है। अगर ये भूल आया तो गया तुम्हारा एग्जाम में, खेला खत्म। तो ये क्वेश्चन तुमको बता दिया जी, समझ लो बाबू। और बोलो। और क्या ही बोलोगे, इसमें बोलने लायक कुछ है भी नहीं। आए। 33 अभी रहने दो, हार्ड है ये, हाई बोल रहा है नीट में इतना हार्ड, तो नीट में क्या आएगा, क्या दूसरे हैं? इसमें सारा जो पूरा ये पूरा जो हम पीडीएफ बना, ये कॉमन है, पता है तुमको, B1 B2 B4 बैच के लिए। हाँ ये कॉमन है, पहला डीपीपी यानी कि सबके लिए है ना, तो ये इजी है इसीलिए। आगे वाला डीपीपी कॉमन नहीं भी रहेगा। कौन सा बोलती हो? 33 नहीं, अभी स्किप कर दो, अभी अभी नहीं पढ़ाया वो। 36। इसे कैसे बनेगा, अभी नहीं पढ़ाया, नहीं ना हेनरी लॉ नहीं पढ़ाया है। वो हेनरी लॉ क्वेश्चन, ये तो वही बोल रहा हूँ ना, कुछ कुछ स्किप भी करना है इसमें। 35। 35, हाँ 35 बना सकते हो जी। हाँ हाँ। हाँ मैंने क्या कहा? हाँ हाँ हाँ। हम्म। क्या क्या कुछ भी बोल रही है, जिसको जो मन में आ रहा है वो बोल रही है। सीधा सीधा बात है, सीधी बात, नो बकवास, तुम ध्यान से देखो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तुम बोल रहे हो हमको समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली। देखो अभी हम बोलते हैं, हो सकता है तुम्हारा समझने का तरीका गलत हो, हम जो बोलते हैं वैसे सुनो, देखो इधर चार ग्राफ ऐसे ऐसे दिए गए हैं, है ना? तो सुनना रे बाबू, इधर देखो, जो ग्राफ पहले है वो लो टेम्परेचर पे है, एक हाई टेम्परेचर पे जेड है। अच्छा लेकिन तुम गौर से देखना, जो हाई टेम्परेचर पे भी है ना, उसका फाइनल वेपर प्रेशर सेम है, देखो 800 है। और जो लो टेम्परेचर पे है उसका भी फाइनल वेपर प्रेशर सेम है। इसका मतलब लो टेम्परेचर वाला का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहा होगा, तभी तो थोड़ा सा हिट देने से भी और बहुत ज्यादा वेपर पैदा कर दिया है। तो एक्स का क्या होना चाहिए, कम। बी सी ऑप्शन इसमें गलत है एक्चुअली, इसने गलत लिखा है क्या? नहीं सही लिखा है, सी में बी दिया है, तो बी ऑप्शन पढ़ो तो क्या लिखा है, एक्स हैज लोअर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एज कंपेयर टू बाई, बिल्कुल सही बात है, एक सबसे छोटा है। बाकी ऑप्शन गलत लिखा है, ऑप्शन पढ़ के देखो। क्योंकि जो सबसे कम है, मतलब कम टेम्परेचर पे भी वेपर तगड़ा है, इसका मतलब फोर्स उनमें जो होंगे ना बहुत वीक होंगे, इसलिए तो वेपर पैदा किया होता है। जेई का सवाल था, हाल फिलहाल में पूछा था, 2020 में आया था कोरोना के टाइम पे। आए, बताओ। कौन बोला? ठीक है। ई ई ए, ये हम कब लिखाए हैं रे बाप? लिखा है क्या? कहाँ पे? टेम्परेचर intermolecular force is inversely proportional to vapor is true and directly proportional to temperature। सही है भैया। हम्म। वाह, कुछ भी बोल रही है उल्टा सीधा। देखो थोड़ा समझने का प्रयत्न करो जिंदगी में तुम। यहाँ बोलता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा, और ये बोलता है, यहाँ लिखता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। एक्चुअली समझने का खेल है ना, तुम ऐसा नहीं समझ रहे। नहीं नहीं, एक्चुअली तुम मैथमेटिकली देख रही है चीजों को, भाव को समझो, है ना, भावना को समझो, है ना। भावना क्या समझना है ना, उसके, तुम क्या देख रहे हो, तुम देख रहे हो कि ऐसे है तो हाँ मैं समझ गया तुम्हारा डाउट। लेकिन उसको कंसेप्ट के लेवल पे सोचो, जब इंटरमोलिकुलर फोर्स तगड़ा होगा तो वेपर बनाएगा नहीं, कम वेपर बनेगा, इसलिए बोलता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्स तगड़ा है तो उसको हीट भी तो ज्यादा देना पड़ेगा ना। कॉन्सेप्चुअली अलग है, लेकिन मैथमेटिकली तुम ऐसे सोचोगे ना फॉर्मूला के मेथड से, तो इसीलिए उटपटांग लग रहा है। कॉन्सेप्ट लेवल पे सोचो, है ना, तो ऐसा है। तो और बताओ बाबू। हाँ ये तो नहीं पता तुम्हारा। 40 नंबर।
40 बताना पड़ेगा क्या? देखो एकदम सरल सवाल है, मतलब कैलकुलेशन इसका बहुत वो झोल है, बहुत ज्यादा वो गुना भाग करना है, बाकी तो बना ही जाएगा। अब मैं बताता हूँ ना कि कौन सा तुम लोग से नहीं बनेगा, मैं बताता हूँ। आई 42 हो जाएगा जी। 42 पहले देखो चुपचाप। अरे रुको ना, पहले 42 देखो, अब इसको निपटा ही देता हूँ। 42 देखो, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन पूछा है, तो मोल फ्रैक्शन निकाल देना, आंसर आ जाएगा। हाँ फ्रैक्शन पूछा है, देखो देखो, लिखा है ना कि मीथेन और ऑक्सीजन का इक्वल मास है, इक्वल मास है, न कि इक्वल मोल है। इक्वल जब मोल होता है ना तो मोल फ्रैक्शन कितना हमेशा लेते हैं, 0.5। लेकिन इक्वल मोल नहीं है, इक्वल मास है। तो मास आप मान लो x है, तो मोल निकलेगा ना अलग से। मीथेन के लिए कैसे निकालेंगे, x/16, और ऑक्सीजन के लिए निकालेंगे x/32। तो 16 बोल रही है, 16 को अच्छा 32 को तुम 16 बोलते हो, अच्छा x/32, तो दोनों का अलग अलग मोल आ गया ना। अब उसका फ्रैक्शन निकाल सकते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का ऊपर रख दो, बाकी टोटल से डिवाइड कर दो। तो हाँ, किसी को लग रहा होगा ना कि सर इसमें तो लाइन में लिखा है कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन, इसका रिलेशन मोल फ्रैक्शन से कैसे है? मैं तो बोलता हूँ फ्रैक्शन लिखा है इसलिए निकाल दो, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट देखो ये है, ये वो जो लास्ट के लाइन लिखे हैं ना, उस लास्ट के लाइन का ये मीनिंग होता है। लिखा है ना फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन, उसको पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट ही बोलते हैं, इक्वल टू एक्स ऑफ सॉल्यूट। तो एक्स ऑफ सॉल्यूट की जो वैल्यू वही आएगी। 43 हो जाएगा। 44 पूछ रही है, तो 44 पढ़ाया नहीं पूरा, बाकी है एजियोट्रॉप से ही पढ़ाना, तो अभी तो छोड़ लो जी, अभी पढ़ाएंगे अभी। 45 हुआ है पहले जिंदगी में, होगा 45, क्यों नहीं होगा, होना चाहिए। नहीं हो रहा है तब छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई हो गया खत्म, शादी कर लो। आई 46 है। आई 46 क्यों बताए हम? 46 में क्या है, देखो 46 में रेशियो दिया है, रेशियो ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ए और बी का। तो दोनों का रेशियो लिखो, और क्या, दोनों का रेशियो फॉर्मूला में लिख करके डालो, जो बचा हुआ होगा वो पूछा होगा। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला है के एफ एम, एम का फॉर्मूला लिखो। देखो मैं बता देता हूँ, एक्चुअली सब सारे सवाल इजी हैं। देखो डेल्टा टीएफ होता है के एफ इंटू एम। अच्छा पहले देख लो सॉल्यूट कैसा है, नॉर्मल है क्या? हाँ लिखा है। अच्छा कहीं क्वेश्चन में अगर ये ना लिखा हो कि इलेक्ट्रोलाइट है, तो अपने मन से क्या मानोगे? नॉर्मल, नॉर्मल आई की वैल्यू कितना लेना है, 1। क्वेश्चन नहीं लिखा है तो अपने मन से तुम NaCl थोड़ी मान लेगा, खत्म आदमी लेगा, है ना। देखो इधर, इसको दो बार यूज करो, 1 और एक बार 2, फिर से डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू KF2M। तो देखो कैसे, कुछ सवाल खास नहीं, दोनों का रेशियो ले लो। डेल्टा TF1 डिवाइड बाई डेल्टा TF2 इज इक्वल टू KF1/KF2 इज इनटू, हाँ अब देखो आगे है मोलरिटी। मोलरिटी को हमको खोलने आना चाहिए पहले। तो मोलरिटी में क्या करेंगे, पहले वाले का हम लेंगे M1 और दूसरे का M2। M1 को पूरा खोलो, कैसे करेंगे, उसका मोल अपॉन टोटल। और कल हमने एक शॉर्टकट बताया था, मैं बोला था वो लिख लेना, वो बहुत जगह जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करता है। एम को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, A × 1000 डिवाइड बाई B × M। इससे कई सारे कैलकुलेशन इजी हो जाता है, नहीं तो बार बार तुमको खोलना पड़ेगा। बस खाली ये ध्यान रख लेना, फिर से लिख लो कहीं पे। इसमें ए का मतलब मैंने क्या बोला था, बोलो तो, मास ऑफ सॉल्यूट, यूनिट क्या था बोलो, ग्राम। बी क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट, इसका भी यूनिट क्या था, ग्राम। और एम कौन था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो अब इससे फायदा क्या है ना, कि इसको डायरेक्ट तुम इसके जगह चिपका सकते हो, 4 1 और 4 2। तो इसमें M1 यहां पे आएगा ना, वही M1 M2 का रेशियो पूछा है। तो सब एक ही चीज है, बहुत आसान सवाल है, खाली फॉर्मूला में रखो, थोड़ा तो तुमको करना पड़ेगा, समय आ गया करने का। 60, अच्छा सीधा 63 चला गया भाई लोग। 50 नंबर, तो 50 तो करो ना, आगे पीछे करना है सिर्फ, देखो इसके कैलकुलेशन को। M2 बाई, मतलब क्या, और कुछ क्या पढ़ो तो ध्यान से कर लिखा है। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैरेक्टर डिपेंडिंग द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। द सॉल्यूट के मोलर मास को कौन करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है?
अरे सुनो, इसने एजम्पशन उल्टा किया है। हम लोग जनरली सॉलिड को वन मानते हैं, इसने सॉलिड को टू माना है, तो क्या दिक्कत है, तो अपनी चलेगा। ऐसे सवाल वैसे कोई पूछे जगह नहीं, फालतू का है। 63 बोल रहा है। 63 में क्या लिखा, 100 ऑफ द 1.5% ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज फाउंड टू हैव ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 6 atm, and 100 of 3.42% of the solution of a cane sugar is found to have osmotic pressure 2.4 atm if the two solutions are mixed। आहा, मिक्स है। तो मिक्सचर का ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालते हैं? हमने एक फॉर्मूला दिया था, याद है वो कौन सा? अभी कल था या लास्ट में था रे, बताना रे। क्या था? पाई 1 V1 पाई 2 V2 डिवाइड बाई V1 + V2, ये पाई टोटल आता है। रख दो, सब रखा है। वो स्टेटमेंट उसने शॉर्टकट कर दिया है। वो सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है ना, देखो लिखा है कि ऑन मिक्सिंग द कंसेंट्रेशन आर रिड्यूस टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। तो ये बोल रहा है सीधा आधा कर दो। उतना हम क्यों ध्यान रखेंगे? हम क्वेश्चन को सीधा इसमें वैल्यू में पुट करेंगे, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो उतना स्टेटमेंट कोई क्यों याद रखेगा ऐसा करके। और बताओ, बोलो ना। 52 में, 52 में भैया रुको जी। आहा, हाँ। क्या पीनोट का समस्या है? 760, हाँ तो दिक्कत है क्या? 760 ही होता है। पानी का प्रेशर कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर? हाँ, नॉर्मली जो है 760 mm, एक एटीएम है भैया, एक एटीएम को में 760 ही बोलते हैं नॉर्मल स्टेज में, ये तो लिखा है कॉपी में, है ना? तो इससे सीधी सीधी बात है। और कौन सा बच्चा हुआ? 61 याद कर लेना, ठीक है? 61 क्वेश्चन का जो आंसर है वो रट लेना, कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में ये चार पॉसिबिलिटी होते हैं, लेकिन बी को तगड़ा मानते हैं। कहीं आएगा नहीं, लेकिन फिर भी याद कर लो, ठीक है? और तो आई 67 क्या, इसमें क्या बताऊं 67? कौन सा 60? क्या दिक्कत क्या है 67 में? अंतर है, अलग अलग है, वो एम्स का है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये अंतर है ना, देखो। वो एम्स 2013 में आई, एनसीईआरटी का, ये अंतर है। बना के देखोगे तब पता चलेगा ना। हाँ। अच्छा, ऐसा लिखा है? ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा मानना है? अच्छा हाँ, वो नहीं मानना नहीं है, देखो 67 के ऑप्शन से पता चल रहा है कि ग्राम पर लीटर में। हाँ हाँ। ऑप्शन से पता चल रहा है, ऑप्शन में देखो। 67 के ऑप्शन में मोल पर लीटर नहीं लिखा है, ग्राम पर लीटर लिखा है, तो शायद वो कन्वर्जन में दिक्कत हो रहा होगा। बिना कन्वर्ट करे लिखोगे तो आंसर नहीं आएगा। ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है जी। और एक मैं क्वेश्चन देता हूं बोर्ड पे, देखो। इसमें नहीं है वो, अलग से देता हूं जी। आज दूसरा डीपीपी भी भेजेंगे। उसमें डीपीपी में क्या रहेगा खासियत? जो ये पढ़ाया ना आई, उसके सारे सवाल में आई यूज होंगे। तो अभी आई वाले करके देखो, फिर कल एक डीपीपी भेजेंगे, है ना? खत्म हो जाएगा ये। है ना? बहुत स्पीड में करना है, समय कम है। कल मैसेज भेजा था ना, रात में नहीं, दिन में 5 बजे, है ना? 6 बजे नहीं भेजा था, आई थिंक 6 बजे से पहले भेजा था। 6 बजे आया था, जाने में टाइम लगा था क्योंकि लोग भेजा तब, तो दूर है थोड़ा सा ना हॉस्टल तुम्हारा, इसीलिए। ऐसा है। तो तुम लोग कल सॉल्यूशन पढ़ा सीरियसली क्या? है? इतना मैसेज भेजो ना, तब लोग पढ़ता है संसार में। जो सर लोग तो नहीं भेजते होंगे, तुम लोग तो पढ़ता ही नहीं होगा यार। हम इतना मैसेज करते हैं तब जाकर के लोग पढ़ता है केमिस्ट्री। और मैसेज हम जानबूझ के इसीलिए करते हैं कि मैसेज करोगे तो कम से कम लगता है कि यार मैसेज आ गया, तब तो कम से कम पढ़ ही लेना चाहिए यार, इतना थोड़ी ना गिरा हुआ इंसान है कि कोई मैसेज किया फिर भी नहीं पढ़ रहे हैं। है ना? तो मजबूरी में पढ़ना पड़ता है स्टूडेंट लोगों को। इसलिए मैसेज करते रहते रहते जगाए हुए रहते हैं, तुम लोग को जागते रहो। हरे कृष्णा। पता नहीं कहाँ भुला गया रे। कल जेई वालों को कराया था ये।
मिल जा बेटा कहीं का नहीं कहाँ अच्छी। हाँ हाँ। आओ ना, ये सवाल लिखो कॉपी के भीतर। लेकिन अब कहाँ लिखोगे? अभी तो आज के क्लास में तो कुछ लिखे नहीं हो ना। तो नहीं लिखे हो तो वहीं पे लिखो। आज के क्लास में कुछ नहीं लिखे हो तो जहां पे पेज खाली है वहीं पे लिखो, उसके बाद ही नोट वगैरह छापना आज का जो पढ़ाए हैं। जहीं नहीं लिखो तो बढ़िया है ना। लिखो सवाल। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन, सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉल्विन। बेंजीन एंड टॉल्विन। टॉल्विन के बारे में बताया था ना, टॉल्विन कौन थे? किसकी शाली थी? बेंजीन की शाली है जी। ध्यान रखना। आगे चल के पढ़ाएंगे तुम लोगों को संजय से ऑर्गेनिक तो पूछेंगे कि टॉल्विन कौन है, ये मत बोल देना। गिवन बाय द इक्वेशन पी एस 179 XB प्लस 92। ये इक्वेशन है जहां पे XB जो है वो मोल फ्रैक्शन है बेंजीन की। तो बेंजीन की अपनी मोल फ्रैक्शन है। कैलकुलेट द VP ऑफ बेंजीन एंड टॉल्विन इन प्योर स्टेट। शुद्ध अवस्था में बेंजीन और टॉल्विन का वेपर प्रेशर बताइए। तो पहले तो देखो, तुमको देख के ही डर लगेगा सवाल की ऐसा भी सवाल होता है क्या जिंदगी में। इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया है। हेयर पीएस का मतलब पता है कौन है? पीटी है, ध्यान रखना। जो टोटल प्रेशर पढ़े हैं ना पीटी, उसी को किताबों में पीएस भी कई जगह लिखते हैं, विच रिप्रेजेंट द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सोचो तो 1 मिनट, फिर मैं बताता हूं। नहीं बना तो सोचो। कैसे करेंगे? नहीं, कैसे? आंसर, आंसर है तुम्हारा जा करके, इसके दो आंसर आएंगे बेसिकली, है ना, क्योंकि लास्ट के क्वेश्चन में लिखा है दो। तो फॉर बेंजीन इसके लिए आंसर आता है 271। हाँ, और इसके लिए आंसर आता है 92 mm। 271 mm ऐसे आएगा। सवाल देख रहे हो, कोई एक इक्वेशन है। देखो हमने पीटी पढ़ा है, एक्स से पी नोट प्लस एक्स भी पी नोट भी। उस पीटी का इसने एक इक्वेशन दिया है। ऐसे सवाल को कैसे करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ऐसे सवाल मिलते थे। मतलब तुमको जो आता है इक्वेशन, जो दिया है, दोनों को कंपेयर करो। तो कंपेयर करने से अननोन डेटा निकल जाता है अपने आप। हाँ हमने दिया है ना कभी, हाँ हमने। अच्छा, आता है आंसर क्या तुम्हारा? अच्छा ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। और सोचो तो कैसे करोगे, बताओ। बताओ रे, ऑनलाइन वाले घर से। अब तेरा गया। देखो, पिट्टी का फॉर्मूला, पिट्टी एक्स से पी नॉट है
प्लस एक्स बी पी नॉट बी। एक काम करो, इस बर्तन में दो लोग हैं ना, किसी को ए और किसी को बी एज्यूम कर लो, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा फिर। तो बेंजीन है और दूसरी कौन है, टॉल्बिन है। तो किसी को एक किसी को भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ रूल नहीं है, हम इसको ये मान लेते हैं और इसको भी मान लेते हैं, पता चलेगा कि हाँ ये वाला जो बात है वो ये के लिए है, बेंजीन के लिए और टॉल्बिन के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो तो। एक इक्वेशन लिखा है, इस इक्वेशन में एक्स भी किसके मोल फ्रैक्शन के बारे में लिखा है, बेंजीन। इसका मतलब इस फॉर्मूला को ऐसे मॉडिफाई करो ना कि सिर्फ बेंजीन बचना चाहिए। हमने सिखाया है मॉडिफिकेशन। यहां ए किसका मोल फ्रैक्शन है, बेंजीन का, अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन, और बी किसका होगा, टॉल्विन का। क्या कुछ ऐसा करें कि टॉल्विन वाला भी बेंजीन के टर्म में कन्वर्ट हो जाए, 1 - कर देते हैं, हमने लिखाया था मॉडिफिकेशन। तो पिट्टी इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए प्लस 1 - एक्स ए इंटू पी नॉट बी। अब सब बेंजीन के फॉर्म में आएगा, देखो कैसे होता है कन्वर्जन। पिट्टी एक्स ए पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस एक्स ए पी नॉट बी। एक काम करो ना, इन दोनों में से कॉमन कुछ ले सकते हैं क्या जिंदगी में, बोलो ना, क्या ले सकते हैं, एक्स ए। तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी। हा, देखो ना, मजा आ जाएगा तुमको। अब जरा ध्यान से देखो, जो क्वेश्चन में दिया है और जो हमने लाया है वो लगता है मैच कर सकता है। देखो देखो ध्यान से, एक्स बी बेंजीन का है, उसके हिसाब से हमने एज्यूम कुछ और किया है, हमारे हिसाब से एक से किसका है, बेंजीन का। यानी इक्वेशन मैच किया ना, तो बचा कौन, 179। इसका मतलब 179 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये तरीका है थर्मोडायनेमिक्स या पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में, ऐसे कई जगह सवाल पूछे हैं जहां पे तुमको जो फॉर्मूला आता है उससे मिलता जुलता कोई इक्वेशन देगा, उसको कंपेयर करके आंसर निकालते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी विल बी इक्वल टू 179। इतना ही नहीं, और भी कंपेरिजन है, देखो ये किसके बराबर होगा, 92। तो पी नॉट बी कितना हो गया, 92। लो, पी नॉट बी तो सीधा आंसर आ गया, पी नॉट ए कितना होगा बताओ तो, ऊपर से निकालेंगे ना, 179 प्लस पी नॉट बी, यानी 179 प्लस 92। इतना और इतना दो आंसर आएगा, एक ये आएगा और दूसरा ये आएगा, खत्म, यही निकालना था। पता चला ना। तो ये सवाल ऐसे आते हैं, ऐसे थर्मोडायनेमिक्स में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जिसमें हम एक इक्वेशन दिए गए अपने वाले फॉर्मूले से उसको मैच कराते हैं। बाकी की चर्चा कल करेंगे, मैं डीवी भेजता हूँ जिसमें आई के ऊपर सवाल होंगे, उसको कल हम देखेंगे। सब लोग बना लेने का। ओके, हरे कृष्ण।